जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को तो पैटर्न के बारे में जानकारी हो गई होगी कि इस बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हिंदी के एग्जाम पेपर का 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप अपने OMR शीट में चिन्हित कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोग धनवान हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन यह एक पुस्तक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हालांकि 20 के दांत जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, इनके प्रमुख पात्र सेन साहब की पत्नी और सेन साहब की बेटी भी है, लेकिन इसका मुख्य पात्र जो है वो गिरधर है जो मदन का बेटा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि दैवत विज्ञान क्या है। दोस्तों, दैवत विज्ञान क्या है। तो यह एक देव विज्ञान होता है, इसे ही दैवत विज्ञान कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए कि नाखून को किसने रगड़ रगड़ कर लाल को चिकना बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी नाखून को मोम और आलता से रंग कर और रगड़ रगड़ कर उसे चिकना बनाया जाता था। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि दारिश क्या है। याद है, आपके भी एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्राचीन कालीन समय में सोने का एक सिक्का हुआ करता था, इसे ही दारिश कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। आप सभी को बता दें कि काशी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है और इसे देवों का नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, काशी को देवों का नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्थक का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे स्थक का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा मोम। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मोम। इसके बाद में क्वेश्चन 9 आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बहादुर के माँ के रखे रुपयों में कितने रुपए निकाल लिए गए थे। तो देखिए, बहादुर के माँ के पास जो रुपए थे उनमें केवल 11 रुपए थे, उनमें से 2 रुपए निकाल लिए गए थे, जिनका चोरी का इल्ज़ाम जो है वो बहादुर पर लगता है। इसके फलस्वरूप बहादुर को बहुत ही ज़्यादा मार का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन जो है ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है पंडित बिरजू महाराज, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है। बहुत ही पॉपुलर किताब है यंग इंडिया, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक का संपादन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 13 कहता है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर जो है ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। उसके बाद में कहता है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा साक्ष्य पुस्तक जो है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो जितने भी राष्ट्रकूट शासक थे वे सभी के सभी कर्नाटक के रहने वाले थे, जो भारत का एक सुप्रसिद्ध राज्य है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन 16 जो है वो व्याकरण खंड से लिया गया है और कहता है कि ट का उदाहरण उच्चारण स्थान क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जहां से आपका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा। तो जैसे हम ट कहते हैं ना, तो ट मूर्धा से होकर आवाज़ निकलती है, इसलिए ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों नायक का यदि आप सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो नए जोड़ अक होता है। नए जोड़ अक यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 18 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो मरण को देखिएगा तो मरण में टौठा का नौ दिया गया है, जबकि यहाँ पे टौठा का नौ, ये वाला नौ होना चाहिए, तो ये शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये गलत है। रुग्ण भी गलती लिखा गया है, रसायन भी गलती लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा वनवास, वनवास एक शुद्ध वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि श्याम शब्द है, यानी श्याम जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। इस बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में संज्ञा से रिलेटेड भी सवाल आएंगे, इसलिए संज्ञा को ध्यानपूर्वक पढ़ ही लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आसान शब्दों में हम बता देते हैं कि दुनिया के सारे चीज़ों को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं, जिसे छुआ जाए, देखा जाए या महसूस किया जाए। देखिए भाई साहब, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जानवरों के नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और पूरे समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे छुआ जाए, देखा जाए और ना ही जिसे ना छुआ जाए ना देखा जाए, केवल महसूस किया जाए, वैसे संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा को नापा तोला जाए किंतु गिनती ना किया जाए उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से संज्ञा की 5 भेद होती हैं। यहाँ पे श्याम दिया गया है और श्याम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को देखिए कि फुटपाथ शब्द है, यानी फुटपाथ शब्द का हमें लिंग निर्णय करना है। तो फुटपाथ स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर शब्द जो है वो कौन सा शब्द है। तो कर्पूर शब्द एक तत्सम शब्द है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम। अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। जब भी नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप में जाइएगा तो नेत्री मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्री। उसके बाद में कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे लोग, हम सब, वह, ये सब के सब सर्वनाम होते हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं और समास के होते हैं भी 6 भेद। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर, तो यहाँ पे यह और घर एक शब्द है, इसमें विशेषण का हमें उदाहरण बताना होगा। आप सभी को बता दें कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाती है उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, जिनमें गुण दोष बताया जाता है, जैसे यह लड़का अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होता है। किसी भी संख्या का बताया जाता है, जैसे यह 5 किलो दाल है, 10 किलो चावल है, 500 रुपये है, संख्या बताई जाती है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन यह सर्वनामिक विशेषण में होता है, यह वह ये सब के सब सर्वनामिक विशेषण है। तो यह घर यानी इसका घर ये सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, जिसका कर्म हो या किसी के साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पठान राजवंश में। उसके बाद में कहता है कि मोह मन मालिक लई गतो चितई चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है। यहाँ पे एक कविता का एक लाइन यानी एक स्टेंजा ले लिया गया है और ये पूछा गया है कि किस कविता का ये लाइन है। तो यहाँ पे नंद नंद जो है ना, ये प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर से लिया गया ये लाइन है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका।
उसके बाद में बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल कि कुंवर नारायण की कविता है। उम्मीद है आप तमाम छात्रों को इसका आंसर तो मालूम ही होगा कि कुंवर नारायण की जो कविता है वो आपके पाठ्य पुस्तक में एक वृक्ष की हत्या के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद में 29 नंबर सवाल करता है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो यानी कवि प्रेमधन जो है ये अपना सबसे आइडियल सबसे आदर्श जो मानते थे वो किसे मानते थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन 30 कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा लौट कर आऊँगा फिर कविता अनुवादित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए। कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कवि जीवनानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उसके बाद में हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन रोटेट हो चुका है, हम आप सभी को पढ़ के बता देते हैं कि आंगन के पार द्वार किस कवि के द्वारा रचित कविता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका शॉर्टकट में नाम अज्ञेय कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। कहता है कि मानव का रचना सूरज मानव की भाव बनाकर सोख गया, ठीक है, यह किस कविता की रचना है। क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा हिरोशिमा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जनतंत्र जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो जनतंत्र जन्म कविता के जो रचनाकार जो हैं वो कौन से हैं। क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ये है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद में 35 नंबर सवाल करता है कि कवि रसखान की कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं कौन सी होती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सुजान रसखान में। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपॉर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।